थैंक यू कलेक्टर साहब। मंच पर उपस्थित डीजे साहब, सीजीएम साहब, सभी अधिकारी, यहाँ पर मौजूद सभी छात्र छात्राएं और उनके टीचर और उनके साथ आए सभी अभिभावक या जो भी उनके गार्जियन अगर आए हुए हैं तो कलेक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, इसकी ज़रूरत थी नहीं। और वो स्वयं इतने शानदार अधिकारी और इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उनको सब में अच्छा अच्छा ही दिखता है। तो हम लोग यूजुअली तो पुलिस में एक धरने पे काम करते रहते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग के बाद जो एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं अपने अनुभवों से। पर जो जितनी मेहनत मैंने कलेक्टर साहब को करते हुए देखी है, मेरा करियर बहुत लंबा नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम से सिविल सेवा में कार्यरत हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। पर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इनके ऐसा अधिकारी नहीं देखा जो 24/7 हमेशा जनता के लिए लगे रहते हैं। वो सभी के लिए सभी समय पर अवेलेबल हैं। बहुत सारी जगहों पर हम देखने को मिलता है कि कुछ अधिकारी होते हैं जिनकी कुछ एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो वो कुछ कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं। तो अपने कलेक्टर साहब की खास बात ये है कि वो सभी क्षेत्रों में उनका समान योगदान रहता है। वो फील्ड में भी रहेंगे, वो ऑफिस में भी रहेंगे, वो हम सब के लिए भी सोचते रहते हैं, पुलिस विभाग के लिए भी इतना सोचते हैं। तो हम सब इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे यहाँ पर कलेक्टर साहब हैं। और दमोह को एक बहुत ही शानदार अधिकारी के रूप में आप प्राप्त हुए हैं। मेरा आपकी और आपकी सेवा के लिए, तमाम आगे की सेवा के लिए साधुवाद रहेगा। मंच पर हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब यूजुअली हम लोग आपस में जो हम लोग की मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है उसमें मिलते हैं, या फिर किसी प्रोग्राम में या किसी गोष्ठी में मिलते हैं। और मेरा उनका जितना इंटरेक्शन हुआ है, मैंने ये समझा है कि उनका जो कानून का ज्ञान है वो बहुत बहुत डीप है और बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स, बहुत अच्छे निर्णयों को लेकर वो अपने कोर्ट केसेस को सुलझाते हैं। और पुलिस का और कोर्ट का एक ऐसा साथ है जिसकी वजह से अगर कानून की व्यवस्था को ठीक करना है या क्रिमिनल्स को अगर अच्छी सज़ा पहुंचानी है, तो उसमें जितना रोल पुलिस का है, कहीं उससे ज़्यादा न्यायाधीश और महोदयों का और न्यायालय का है। और इसमें मैं हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत पाता हूं कि हमारे दोनों ही जो महत्वपूर्ण आनुषंगिक साथी हैं, कलेक्टर साहब और डीजे साहब, वो दोनों ही पुलिस विभाग का बहुत सहयोग करते हैं। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूँ डीजे साहब। मैं थोड़ा पहले आना चाह रहा था, बट सुबह हम लोग की एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, आज वो थोड़ा लंबी खिंच गई क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी। मैं 2 दिन से छुट्टी पे था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं टाइमली नहीं आ पाया। पर जितना भी पिछले कुछ इंटरेक्शन से मुझे पता लगा कि दमोह में बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो उनका लक्ष्य निर्धारण करने में एक असहजता है, उस संबंध में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो जैसा कि बताया कलेक्टर साहब के, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं। खास तौर से वो छात्र जो कक्षा 11-12 में हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कि अभी वो इस चीज़ को डिसाइड कर लें, उसका निर्णय कर लें कि वो आगे किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। हर बच्चे का अपना अपना एक ओरिएंटेशन होता है, एक चीज़ को पसंद होती है, और वो इस तरीके से पसंद हो अगर कि वो जब वो चीज़ में लगा हुआ हो, उसमें काम कर रहा हो, तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाए। तो आप ये मानिए कि फिर वो आपके व्यवहार से, आपके अनुभव से और आपके दिमाग से वो चीज़ जो है मैच कर रही है। तो प्रयास इस चीज़ का करें कि उस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएं, जिसमें आप जब काम करना शुरू करें तो इतने तल्लीन हो जाएं, इतने मुग्ध हो जाएं कि आपको पता ही ना लगे कितना समय है, कौन सा दिन है, खाना खाया कि नहीं खाया, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत सारी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में ये चीज़ फील होती हो, जैसे कोई मोबाइल बैठ के देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं लगा 3 घंटे मोबाइल देख गया। कोई खेल रहा है तो खेलता ही रह गया। नहीं, ऐसी चीज़ों पर एक लगाम होनी चाहिए,
एक कंट्रोल होना चाहिए। मेरा इस बात को कहने का तात्पर्य किसी प्रोडक्टिव चीज को करने से लेकर है। कक्षा 11-12 स्पेशली और कक्षा 9-10 के बच्चे भी, अभी आप अपनी पढ़ाई के उस स्तर पर हैं, उस जगह पर हैं जहां पर ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर अब आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, कुछ भी समय बर्बाद करते हैं, तो आने वाला कितना बड़ा समय जो है, कितना लंबा स्पैन जो है टाइम का, वो खराब जाएगा। प्लानिंग की जरूरत अभी से है। बहुत सारे बच्चों को शायद ये मार्गदर्शन या डायरेक्शन ना मिल पाए कि आज की डेट में क्या करने की जरूरत है, हम किस डायरेक्शन में जाएं तो करियर बेहतर होगा। उसके 2-3 छोटे छोटे मैं एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों का ओरिएंटेशन होगा कि वो स्पोर्ट्स में जाएं, कुछ का ओरिएंटेशन होगा कि वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करें और फिर किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें। कुछ बच्चों को ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि नहीं, हमें ग्रेजुएशन करना है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। इन तीनों ही फील्ड में, जो मोटी मोटी 3 बड़ी फील्ड हैं, इन तीनों ही फील्ड में आपको सबसे पहले अपनी स्किल पे काम करना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र को पकड़ के, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं या फिर किसी और ही क्षेत्र में जा रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, उसमें भी आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप किसी और क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में, एक्टिंग में, म्यूजिक में या किसी और क्षेत्र में, उसमें भी आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। कुछ फाइन आर्ट्स के ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें स्किल पर ज़्यादा जोर होता है, जैसे कि म्यूजिक हो गया, गायन, वादन, लेखन, इन सब चीज़ों में। लेकिन आमतौर पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी आज की डेट में स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पिछले 20 से 25 सालों में जो पढ़ाई, नौकरी और स्किल का परिवेश चेंज हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की डेट में इन तीनों ही चीजों में स्किल सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। और उसका कारण यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी व्यक्ति उसकी पढ़ाई और उसकी नौकरी और बिजनेसेस और फैक्ट्रीज में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले व्यक्ति, उस टेक्नोलॉजी को बेहतर करने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती जाएगी। और टेक्नोलॉजी का मतलब स्किल होता है। आज की डेट में हम इस चीज को झुठला नहीं सकते कि लगभग सभी चीजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी से ही ड्राइव हो रही हैं। चाहे वो घर में कोई भी छोटा मोटा काम हो या फिर बाहर किसी बड़े स्तर पे लगाई गई फैक्ट्री हो, यहां तक कि पढ़ाई में भी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी टेक्नोलॉजी का जो स्वरूप है वो बहुत तेजी से बदला है। तो पहली चीज जिस पे आपको अपने काम करने की जरूरत है वो स्किल है। आने वाले कुछ समय में आप अपने ओरिएंटेशन को पहचानिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और उस डायरेक्शन में जाने के बाद उसमें महारत हासिल करने के लिए किस स्किल की जरूरत है उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत है और उस पर काम करना है। 2024 है, ट्रेडिशनल केवल पढ़ाई करके डिग्री लेके आप बाहर के समाज में जाएंगे तो वो नाकाफी होगा। केवल डिग्री के बेसिस पे आप जाएं और आपको कोई कंपनी हायर कर ले या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल लें तो ये बहुत मुश्किल है। सारे एग्जाम्स भी चेंज हो रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और बहुत स्तर तक अगर आप ध्यान दें या किसी नौकरी पेशा व्यक्ति से बात करें तो नौकरी लगने के बाद भी आपको अपने स्किल पे काम करने की जरूरत पड़ती है। केवल सिलेक्शन हो गया, आपने नौकरी ले ली, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी उस काम को करने के अंदर आप पहुंच गए हैं तो वहां पर बाकी लोगों से कैसे बेहतर करना है, वहां पर अपनी स्किल को कैसे और बाकी लोगों से बेटर लेके आना है, उस पर काम करने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी हर चीज को चेंज कर रही है। उस बदलते परिवेश में अपने आप को कैसे ढालना है, और जो बाकी लोग हैं, जो कंपटीशन है जिस चीज का, चाहे वो नौकरी के बाहर हो या नौकरी के अंदर हो,
उसको कैसे compete करना है, बाकी लोगों से कैसे आगे निकलना है, उसमें आपकी स्किल काम आएगी। तो पहली चीज तो आपकी स्किल हो गई। दूसरी चीज जो एक विद्यार्थी जीवन में प्रॉब्लम आती है, जो हम सबने फेस की है, मैंने भी फेस की है, वो है मोटिवेशन की। आमतौर पर क्या होता है कि एक रिजल्ट आया, अच्छे नंबर नहीं आए, घर पे डांट पड़ी, बहुत लोगों ने टोका, फिर अचानक से पढ़ने का मन करने लगा और 2 दिन 3 दिन अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद फिर छोड़ दिया। ये आमतौर पर सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि आमतौर पे जो बच्चा है, जो पढ़ने वाला छात्र है, वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाता, ये चीज सोच नहीं पाता कि आज की गई मेहनत जो है वो 2 महीने बाद होने वाले एग्जाम को कैसे प्रभावित करेगी। वो उन दोनों चीजों को कभी जोड़ नहीं पाता है। उसको लगता है कि आज तो ठीक है, अभी जो चल रहा है इसमें मौज कर लेते हैं, एग्जाम जब आएगा तब देखा जाएगा। फिर ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है, 2 महीने बीत गए, एग्जाम आ गया। अब एग्जाम के 10 दिन पहले एंग्जाइटी होना शुरू होती है कि काश पहले पढ़ लेते, 2 महीने पहले पढ़ लेते, किताब खोल के भी नहीं देखी है। ऐसी स्थिति में इस बात को समझने की जरूरत है, और कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि हम जो आज मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी मेहनत इकट्ठी होकर एग्जाम के 10 दिन पहले आपको इतना आत्मविश्वास देती है कि आपके 10 दिन पहले कोर्स पूरा कंप्लीट रहता है, आप केवल रिवाइज कर रहे होते हैं। और क्यों नहीं हम इस बात को रियलाइज कर पाते, क्यों नहीं महसूस कर पाते कि आज की मेहनत जरूरी है? इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि एक बहुत बड़ा कोर्स है, हम देखते हैं कि अरे 20 किताबें पढ़नी है हमें, ये 15 किताबें पढ़नी है, इसको कहां से शुरू करेंगे और कैसे खत्म करेंगे? कोई एक सिरा नहीं मिलता पकड़ने के लिए। हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि एक पेज ही अगर आप पढ़ेंगे रोज तो वो पर्याप्त है, ना पढ़ने से तो अच्छा ही है। तो जितने भी बच्चे इस चीज को, मेरी बात को समझ रहे हैं, वो इस बात को महसूस करें कि आप जो आज कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस चीज पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अगर आप रिपीटेटिवली बार बार रोज करना शुरू करेंगे तो आप 1 महीने में इतना अंतर पाएंगे अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी पढ़ाई में, अपने नंबर में, अपनी तैयारी में, जो आप यूजुअली जिस चीज को आप महसूस ना कर पाते। इसलिए हर एक दिन काउंट करता है। ठीक, जब आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या प्रदेश स्तर पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपका वो एक एक दिन काम आता है, क्योंकि कहीं किसी शहर में कोई बच्चा होगा या कोई गांव में बच्चा होगा जो इस बात को समझ रहा है और वो अपना 1 घंटा भी बर्बाद नहीं कर रहा है। वो रोज 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहा है और वो सारे एग्जाम्स क्रैक कर रहा है, और फिर यहां बैठ के हम सोचते हैं कि उसने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा या वो स्पेशल होगा या ये वो ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। 99% लोग जो सेलेक्ट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या किसी प्लेसमेंट के एग्जाम में, उनमें वो जो लोग सेलेक्ट नहीं होते उनमें केवल एक ही डिफरेंस होता है, वो इस बात को महसूस करते हैं कि आज की गई मेहनत जो है वो हमारे एग्जाम को प्रभावित करने वाली है, इसीलिए वो 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड बर्बाद नहीं करते। और पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीजों को भी वो एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तैयार है कि हमें 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है, खेलना है तो हमें 1-2 घंटे खेल लेना है, 12 घंटे तो कोई नहीं खेलता। टीवी देखनी है, आधे घंटे देखनी है, 1 घंटे देखनी है, मोबाइल यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, कितना यूज करना है, वो उस चीज को प्लान कर लेते हैं। ये समझदारी, अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं अपनी लाइफ में कि ये समझदारी आपसे अपेक्षित है कि आप अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को लेकर इतने संजीदा हों, इतने गंभीर हों कि आप अपने पूरे दिन को प्लान करें। ये गलती ना करें कि हम किसी एक चीज में लगे हुए हैं तो उसको बाकी चीजों को भूल गए हैं, बस मस्ती में ही लगे हुए हैं। क्योंकि आने वाला एक एक दिन जो है वो आपके करियर में आप क्या करने वाले हैं ये डिसाइड करेगा। और विश्वास करें, मैंने वो सारी गलतियां करके देखी हुई हैं,
जिससे मुझे आगे एग्जाम्स में दिक्कत हुई। फिर मैंने उनसे सीखा और फिर मैं इसीलिए आपको बात बता रहा हूँ। इसको आप एक ट्रिक भी मान सकते हैं कि मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करते चलें। बहुत लॉन्ग टर्म पे, लंबे स्तर पर, लंबे समय तक की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है वो बहुत काम आती है और वो आपको बहुत आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, बाधाएं हैं, उनके लिए तैयार करती है। तीसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगा, और जितनी भी लड़कियां यहां बैठी हैं बहुत ध्यान से सुनेंगी इस बात को। आमतौर पर रोज मेरे ऑफिस में या मैं कहीं जाता हूं या कहीं किन लोगों से मिलता हूं, तो 10 में से 5 या 6 फरियादी आवेदक जो परेशान होते हैं किसी न किसी दिक्कत की वजह से, किसी अपराध की वजह से, कोई भी बात हो, उसमें से 50 से 60%, कभी कभी 70% मैं फील करता हूं कि महिलाएं होती हैं या बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं। कोई बता पाएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है? किसी को पता है, आइडिया है इस बात का? ऐसा इसलिए होता है हमारे समाज में कि हमने अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को कभी ये बात बताई ही नहीं है कि वो समाज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मेरा मानना है कि वही महत्वपूर्ण अंग है। आप हैं तो सब कुछ है, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो सब कुछ है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप जब तक अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में अपने निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी कि 10 में से 7 आवेदक जो हैं वो महिलाएं हैं, वो परेशान हैं। और जब 7 महिलाएं 10 में से परेशान होती हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो 50% आबादी है देश की, उसका 70% परेशान है। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लड़कियां ध्यान से सुनेंगी इस बात को। पहली चीज है पढ़ाई। पढ़ाई करके ही सबका उद्धार हुआ है। सबको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ सकता, जिसकी स्किल किसी और चीज की है, वो उस पर काम करेगा। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो जी जान से पढ़िए। वो आपको 2 चीजों के लिए आगे के लिए तैयार करेगा। एक है निर्णय लेने की क्षमता, कि आपके निर्णय आप खुद लेंगे। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कहां रहना है, मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किस चीज के लिए कोई फोर्स कर रहा है करने के लिए, ये डिसीजन आपका होगा। दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। अगर आप खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो आपको फिर कोई दबाव में नहीं ले सकेगा। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए जितनी भी बच्चियां, लड़कियां यहां बैठी हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। कितनी ही महिलाएं आती हैं, कितनी ही बच्चियां आती हैं जिनके परिवार में उनसे दुर्व्यवहार हो रहा है। विवाह के बाद भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनसे उनके ससुराल पक्ष द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। बहुत ही निरीह अवस्थाओं में भी महिलाएं मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर वो लड़की फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो वो ना सहती इतना। वो क्यों सह रही है? क्योंकि उसको पता है कि वो घर से बाहर निकल जाएगी तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा उसका। अगर वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट है, आर्थिक रूप से सशक्त है, अपने निर्णय खुद ले सकती है, तो बाकी कुछ लोग भी उसको बोलने से, टोकने से, उससे बदतमीजी करने से, उससे मारने पीटने से डरेंगे। ये 2 बातें जितनी भी बच्चियां यहां बैठी हैं उसको गांठ बांध लें और इस पे काम करना आज ही से शुरू करें।
ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करके ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या सशक्त हो सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसा कि मैंने बोला कि स्किल पे काम करना ज़रूरी है। किसी एक स्किल को पकड़ लीजिए। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में जाने का शौक है, आपको हॉकी खेलना पसंद है, तो उसके लिए काम कीजिए। और आप सभी को, आपके जितने भी सपने हैं उनके लिए आपको ही लड़ना है। आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो घर में हो सकता है उस बात का विरोध हो, पर अगर आप ही अपने सपने के लिए, अपने जो आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए आप काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये स्पेशली बच्चियों के लिए मेरा पॉइंट था, और मैं आशा करता हूं कि आप में से कुछ लोगों को ये बात अगर समझ में आई होगी, जो छोटी बच्चियां होंगी शायद वो अभी बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रही होंगी। यहाँ बहुत सारी शिक्षिकाएं भी बैठी हैं। मेरा आपसे ये सबसे अनुरोध होगा कि जब भी आपको मौका मिले तो जो बात मैंने बोली है इस डायरेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ इनको बताते रहिएगा, ताकि ये दिमाग में इनके बात चलती रहे और ये इसके लिए प्रिपेयर होती रहे। अब सभी के लिए एक बात जनरली, चौथी बात, जब आप इस स्टेज पर होते हैं, जब आप कक्षा 11-12 में अपने करियर को बनाने की डायरेक्शन में होते हैं, तो सबकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शन वो होते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ जाने से रोकते हैं। वो किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। किसी को दिन भर मोबाइल चलाने का शौक है तो वो उसका टाइम मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चला जा रहा है। किसी को फिल्में देखने का शौक है तो वो फिल्म देखता रहता है। किसी को खेलने का इतना शौक है कि वो बाकी सारी चीज़ें एकदम भूल जाता है खेलने में। किसी को घूमने का शौक है। ये सारी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन तभी तक जब ये आपके लक्ष्य को और आपको दोनों को डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपका ध्यान ना भटकाए कि आपका काम क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप उसको भूल चुके हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की सबसे अच्छी विधि यह है कि एक छोटी शुरुआत करें। जैसे अगर किसी को, मान लीजिए किसी को मोबाइल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वीडियो, फोटोज देखने का शौक है, तो वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो शुरुआत करे कि मैं दिन में 1 घंटे के ऊपर या आधे घंटे के ऊपर, जितना भी आपको ठीक लगता है, मोबाइल नहीं देखूंगा। उस चीज के लिए पहले आप अपने को प्रिपेयर कीजिए। पहले ये देखिए कि आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं उस चीज पे। आप मोबाइल में जाते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि आपने कितने ऐप, कितने आवर्स देखे हुए हैं। आपने देखा कि अरे उसमें 4 घंटे लिख के आ रहे हैं, तो पहले उसको डिसाइड कर लीजिए कि 4 घंटे इज द मैक्स टाइम। 4 घंटे के ऊपर अब जाना ही नहीं चाहिए कभी। इसके ऊपर आज तक नहीं जाने देंगे, ये पहले चीज डिसाइड कर लेंगे कि हम इससे ज़्यादा मोबाइल देखेंगे ही नहीं। फिर उसको ग्रेजुअली कम करने की कोशिश करेंगे, उसको 3 घंटे पे ले आएंगे। उसको धीरे धीरे करते हुए उस लिमिट पर लाके रखेंगे जहां तक आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। एक समय के बाद ज्यादातर लोग मोबाइल पे जो होते हैं, जब वो बोर हो रहे होते हैं, कुछ नहीं करने को होता है, तो मोबाइल चलाते रहते हैं। उस लेवल तक नहीं ले जाना है उसको। अपने लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। जो मैंने पहली बात बोली कि 1-1 घंटा, 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। जो टाइम आपका सोशल मीडिया पर, जो टाइम आपका मोबाइल पर निकल गया, वो मोस्ट अनप्रोडक्टिव चीज है। ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो स्किल से रिलेटेड हो, या किसी एग्जाम की पढ़ाई की वीडियोस हो, या फिर ऐसी कोई चीज सिखा रहे हो जो आपकी डेली लाइफ की हो। वो ठीक है,
पर जब वो समय बर्बाद करने की स्तर पर आ जाए और आपकी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर दे, वहां ठीक नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि पहले उसको पहचानिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है। दूसरी चीज, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, बाकी लोगों से भी डिस्कस करें। घर में सबको बोलें कि अगर मैं बहुत मोबाइल चलाता हुआ देखूं तो मुझे टोक दिया कीजिए, या फिर मैं घर के बाहर घूमता हुआ दिखूं या बार बार घर से बाहर निकलूं या दोस्तों के साथ घूमता फिरूं तो मुझे टोक दीजिए। या जैसे भी आपको लगता है कि ऐसी कोई आपकी आदत जो आपकी प्रोडक्टिविटी को हिंडर कर रही है, उसको रोक रही है, उसके लिए अपने माता पिता से, अपने भाई से, अगर आपके भाई बहन बड़े हैं या आपके परिवार में और कोई वरिष्ठ है तो उससे डिस्कस करें, उससे चर्चा करें कि इसके लिए क्या किया जाए। ठीक। डिस्ट्रैक्शन की बात को मैं जानबूझ के आप सबसे अलग से कर रहा हूं क्योंकि आज जिस एज में आप लोग हैं, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, और उसके 20 साल पहले और नहीं थे। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से दिग्भ्रमित होकर गलत कदम उठा लेते हैं, गलत संगतों में पड़ जाते हैं, गलत आदतें अपना लेते हैं। इसलिए इस विषय की चर्चा करना जरूरी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या चीज बताई कि डिस्ट्रैक्शन है तो उसको पहचानें, उसको रिकॉग्नाइज करें और उस पर काम करना शुरू करें। अपने वरिष्ठों से चर्चा करें, उनकी बात को सुनें और प्रयास ये करें कि आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में रहे, आप उसको कंट्रोल कर सकें, वो आपको कंट्रोल ना करे। आमतौर पर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो स्टेज है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि अब वो जो बच्चा है वो उस स्टेज पे पहुंच रहा है जहां पर वो खुद अपने निर्णय लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो माता पिता और परिवार के और वो आपके अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो हमेशा ये बात सोचते हैं कि चूंकि अब ये उस स्टेज पे जा रहा है, ये उस उम्र में जा रहा है जहां पे इसको अपने निर्णय खुद लेने हैं, तो इसको आने वाली इन सभी चीजों के लिए हम तैयार करें कि कहीं ये कोई गलत निर्णय ना ले ले। तो ऐसी स्टेज में अगर आपको कोई आपका वरिष्ठ टोकता है, आपसे बात करता है, आपके टीचर, आपके माँ बाप, आपके चाचा, आपके दादा, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो आपसे बड़ा है, अगर वो कोई बात बोल रहा है, जिस स्टेज पे आप लोग हैं, जिस उम्र में, उसमें फिर हम उनकी बात का बुरा मानना शुरू कर देते हैं। ये तो टोकते रहते हैं हमेशा, अरे ये तो हमेशा बस रोकने लगते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, इनको रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो आपके लिए चिंतित होते हैं कि अभी ऐसा कुछ समय आने वाला होगा आपके लिए कि आपको अपने निर्णय खुद स्वयं लेने हैं। आप कहीं बाहर पढ़ने चले जाएंगे, आप कहीं बाहर नौकरी करने चले जाएंगे, तो वहां पर क्या करेंगे? कोई परेशानी होगी तो किससे पूछेंगे? तो आपको वो उस स्थिति के लिए हमेशा पहले से चेता रहे होते हैं, अवगत करा रहे होते हैं। अच्छा, एक मोटा मोटा एक सर्वे कराते हैं यहाँ पर। कितने बच्चे इसमें 11th के हैं? ओके, 12th के कितने हैं? और 9th 10th के एक साथ कर दें, 9th और 10th के, ठीक है। 11th 12th के ज़्यादा बच्चे हैं। ओके, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइंस वाली स्ट्रीम से हैं? ओके, और आर्ट्स वाली? ठीक है।
आमतौर पे ऐसी स्टेज में बच्चों को और एक सामाजिक रूप से एक ऐसा वो बनाया गया है माहौल, ये बताया जाता है कि साइंस वाली स्ट्रीम जो है वो बेहतर होती है, जो साइंस नहीं ले रहा है वो कमतर है, वो बेहतर नहीं है। साइंस लो, बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि साइंस लेना चाहिए, मैथ्स लो, बायो लो। और जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको ऐसे ही ठीक है, सोशो फिलॉसफी कुछ ले लिया होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं, पहले तो साइंस के जो बच्चे हैं, अच्छी बात है कि आपने साइंस लिया है, आपका इंटरेस्ट है, आपने लिया है, उस पर काम करें। लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो कभी भी अपने आप को 1% किसी से कम ना समझें। क्यों? ऐसा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो बच्चे आर्ट्स वाली स्ट्रीम में होते हैं और फिर उसको आगे परसू करते हैं, वो समाज के उन महत्वपूर्ण पदों पर, उन महत्वपूर्ण जगहों पर जाते हैं जहां पर जो निर्णय हैं वो बहुत मानवीयता से लिए जाते हैं। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साइंस का बच्चा कहीं नहीं आ सकता या आर्ट्स का बच्चा कहीं और नहीं आ सकता। पर साइंस और आर्ट की जो बेसिक, जो उसका एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो ये है कि साइंस का बच्चा जो पढ़ते पढ़ते निर्णय लेता है वो बहुत लॉजिकल निर्णय लेता है, वो जोड़ घटा के निर्णय लेता है। और जो आर्ट्स का बच्चा होता है वो भावात्मक रूप से निर्णय लेता है। एक ऐसे मुद्दे पर एक यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ और उसमें दोनों ही स्ट्रीम के जितने भी स्कॉलर्स थे उनका सर्वे कराया गया। मैं वो क्वेश्चन भूल रहा हूं जिसपे वो सर्वे किया गया था, पर जो उसका निर्णय निकला उसमें ये बात निकल के सामने आई कि समाज में दोनों की ही बहुत महत्वपूर्ण सहयोगिता है, जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं या जो आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र हैं वो समाज में ज्यादा मानवीय निर्णय लेने में सक्षम है, क्योंकि वो समाज की उन चीजों को पढ़ के निकल के आते हैं जो हमारे सामने दरअसल एक्चुअली हो रहा होता है। किसी राष्ट्र के निर्माण में, डेवलपमेंट में जितना योगदान साइंस स्ट्रीम का है उतना ही आर्ट्स स्ट्रीम का भी है। मेरे इस बात को करने का जो मेरा मंतव्य है वो ये है कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले ये ना सोचें कि हमने बस चलते में कोई भी सब्जेक्ट ले लिया है और बस एक डिग्री लेके हमें आगे बढ़ जाना है। आपका रोल भी इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख के अपने को कमतर ना समझें। आपके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उन जगहों पर जहां पर मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है, जहां पर समाज को पहचानने की जरूरत पड़ती है, जहां पर समाज में सुधार लाने की जरूरत पड़ती है, जहां पर किसी व्यक्ति की केवल शारीरिक नहीं मानसिक डेवलपमेंट पे काम करना होता है। इसलिए जो हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के रखें चले। अपने को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें ही बेहतर करने का प्रयास करें। इस पूरे मेरे अभिभाषण में केवल एक चीज अभी बची रह गई है जो मैं चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर आप सभी ध्यान देंगे। और अगर उस पर आपने अभी से काम करना शुरू किया तो आपको आपके आने वाले करियर में और आपके आने वाली जो जिंदगी लाइफ बची है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत हेल्प करेगी।
वो है धैर्य। जिस एज में आप लोग हैं उसमें धैर्य की कमी होती है, पर धैर्य जो है वो एक व्यक्ति की, किसी के भी व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको उसकी सफलता से जोड़ने के लिए। धैर्य हर उस जगह पर काम आता है जहां पर कोई और वर्चू, कोई और गुण काम नहीं आ पाता। पर धैर्य आप किसी एग्जाम से या किसी के बोलने से या किसी किताब को पढ़ के धैर्य को धारण नहीं कर सकते। वो कैसे आता है आपके अंदर, धैर्य कैसे बनेगा? उसके लिए आपको जो आपकी डेली, आपकी जो रोज की दिनचर्या है उसमें उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, सबसे पहली चीज क्या होती है धैर्य को समझने के लिए? सबसे पहली चीज ये होती है जो मैंने बीच में बोली थी बात, डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। वहां पर धैर्य काम आएगा आपको। धैर्य को बोलते हैं पेशेंस इंग्लिश में। पेशेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो आपके जितने भी बाकी सभी गुण हैं उनकी उपयोगिता को डबल कर देता है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप 12 घंटे एक बार में पढ़ सकते हैं कुर्सी में पे बैठ के, तो धैर्य आपकी इस उपयोगिता को डबल कर देगा। अगर आप में लगातार मेहनत करने की क्षमता है तो धैर्य उसको भी डबल कर देगा। पर उस चीज को अपने अंदर लाएं कैसे? अपने अंदर धैर्य को पैदा कैसे करना है? धैर्य को अपने अंदर लाने के लिए आप जो छोटी से छोटी चीजें करते हैं दिन भर में, जब उसको आप उस मोमेंट में कर रहे होते हैं तो उस पर फोकस करें। अपने दिमाग को कहीं और ना जाने दें। अगर आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं तो फोकस करें कि आप केवल ब्रश कर रहे हैं। आपको दिन भर में आगे क्या करना है वो बातें बाद में देखी जाएंगी। इसको इंग्लिश में एक फ्रेज कहते हैं, लिविंग इन द मोमेंट। जिस समय आप जो चीज कर रहे हैं केवल उस समय वही चीज करने की प्रैक्टिस करना। ये बहुत मुश्किल काम होता है और कंप्लीटली 100% कोई कर भी नहीं पाता है इसको, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को पिंग कर रहे होते हैं। कहीं कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चल रही होती है, फिर आप वहां चले जाते हैं। पर अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो हर चीज में अगर आप फोकस करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर धैर्य डेवलप होगा। और फिर लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी एक चीज में, किसी भी एक निर्णय में धैर्य से निर्णय ले पाएंगे और फिर वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको सफलता और असफलता और दिक्कत और परेशानी और खुशी, वहां पर कहीं भी कोई एक्सट्रीम इमोशन नहीं होगा। आप अपने निर्णय खुद लेंगे और डिसाइड करेंगे कि मैंने जो निर्णय लिया उसमें ये सही था, ये गलत था, अगली बार मुझे ये ठीक करने की जरूरत है। ये धैर्य से आएगा। कभी कोई बात कुछ बोल रहा है आपसे तो धैर्य से सुने, वहीं पर धैर्य काम आता है। आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर भी धैर्य से उस चीज को करें। जब कोई चीज कर रहे हैं तो कंप्लीटली उसी को करने का प्रयास करें। और अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया तो लगभग जितनी चीजें आप लाइफ में आगे करेंगे, आप सब में एक्सेल करेंगे, सब में उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और इसी से जुड़ी हुई एक और चीज है कि जब आपके निर्णय धैर्यवान होते हैं, धैर्यपूर्वक लिए गए होते हैं, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जिस छात्र में, जिस व्यक्ति में अपने निर्णय धैर्यपूर्वक लेने की क्षमता है,
वो आगे उस निर्णय के लिए किए गए सारे कर्तव्यों को भी धैर्यपूर्वक कर लेता है। पहली स्टेज होती है वो धैर्य से किसी चीज को करने की है। मेरी आशा है कि मेरे इन पॉइंट्स को आप लोगों ने कुछ हद तक समझने की कोशिश की होगी, और हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि इस विषय में कोई एक संस्थागत रूप से कोई एक ऐसा प्रकल्प कोई या कोई सिस्टम ऐसे बनाया जाए जिसमें इस तरह पर हम लोग रेगुलरली चर्चा कर पाएँ, और आप लोगों की कोई अगर परेशानी हो तो उसको भी एड्रेस कर पाएँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, वरना मेरी तरफ से वन डायरेक्शन बातें खत्म हो चुकी हैं। अब आपसे बात करने का समय है।